नमस्ते दोस्तों। आज तारीख है 20 अक्टूबर 2025। आज के दिन हम राष्ट्रीय एकजुटता दिवस नेशनल सॉलिडारिटी डे मनाते हैं, जो कि 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान देश की एकता का प्रतीक है। हम एग्जाम की तैयारी के लिए आज के 15 सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। नमस्ते राकेश, ये तो देश की एकता का दिन है। चलो आज का रिवीजन शुरू करते हैं। पहला सवाल निधि साइंस एंड टेक से जुड़ा। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, जिसमें भारत एक भागीदार है? आर्टेमिस प्रोग्राम का प्राथमिक लक्ष्य है मानव को चंद्रमा की सतह पर वापस भेजना और वहां एक स्थायी उपस्थिति स्थापित करना। बिल्कुल, ये आर्टेमिस प्रोग्राम चंद्रमा पर पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को उतारेगा। भारत ने भी शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। राकेश, भारत का आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने का क्या महत्व है? भारत ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करके भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण और चंद्रमा पर मानवीय मिशनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। तो आर्टेमिस प्रोग्राम का लक्ष्य मानव को चंद्रमा की सतह पर उतारना है और भारत आर्टेमिस समझौते का हिस्सा है। स्टैटिक जीके के लिए याद रखना, नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। अगला सवाल। हाँ नीति, दूसरा सवाल राज व्यवस्था के दृष्टिकोण से समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? समान नागरिक संहिता यूसीसी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डीपीएसपी का हिस्सा है। सही। समान नागरिक संहिता या यूसीसी का उद्देश्य सभी धार्मिक समुदायों के लिए व्यक्तिगत कानूनों को एक समान बनाना है, जिससे सभी नागरिकों को समान नागरिक संहिता मिले। राकेश, क्या भारत के किसी राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पुर्तगाली काल से ही समान नागरिक संहिता पहले से लागू है, जो इसे भारत में अद्वितीय बनाता है। ठीक है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है और गोवा में लागू है। ये भी याद रखना कि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। चलो तीसरा सवाल। बिल्कुल, तीसरा सवाल निधि अर्थव्यवस्था से। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना पीएलआई योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? पीएलआई योजना का मुख्य लक्ष्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनाना है, जिससे उत्पादन बढ़े। हाँ, ये पीएलआई योजना विनिर्माण कंपनियों को उनके वृद्धिशील उत्पादन पर सब्सिडी देती है, जिससे ये घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है। राकेश, पीएलआई योजना सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? पीएलआई योजना मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित है, जहां उत्पादन और निर्यात की उच्च संभावना है। तो पीएलआई योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए है। ये भी याद रखना कि भारत का पहला औद्योगिक नीति संकल्प 1948 में आया था। हाँ निधि, चौथा सवाल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एसबीएमजी चरण 2 का मुख्य फोकस क्या है? एसबीएमजी चरण 2 का मुख्य फोकस ओडीएफ प्लस स्थिति बनाए रखना है, यानी खुले में शौच से मुक्त होने के बाद स्वच्छता प्रबंधन पर जोर देना है। बिल्कुल, एसबीएमजी चरण 2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और तरल अपशिष्ट प्रबंधन यानी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। इस एसबीएमजी चरण 2 में ओडीएफ प्लस के लिए क्या लक्ष्य है? एसबीएमजी चरण 2 में गांव में स्कूलों, आंगनवाड़ी और सार्वजनिक स्थानों पर भी पूर्ण स्वच्छता बनाए रखना अनिवार्य है, जिससे गांव ओडीएफ प्लस बने। बहुत बढ़िया। एसबीएमजी चरण 2 ओडीएफ प्लस पर केंद्रित है। स्टैटिक जीके के लिए पंचायती राज व्यवस्था 73rd संविधान संशोधन 1992 से आई थी। पांचवा सवाल अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। बिम्स्टेक समूह में कौन से देश शामिल हैं? बिम्स्टेक समूह में बंगाल की खाड़ी के पास के 7 देश शामिल हैं: भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। बिल्कुल, बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ये बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग का मंच है। राकेश, बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय ढाका, बांग्लादेश में स्थित है, जो इस क्षेत्रीय सहयोग समूह का केंद्र है। तो बिम्स्टेक में 7 देश शामिल हैं और ये बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग पर केंद्रित है। स्टैटिक जीके के लिए सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। छठा सवाल डिफेंस पर। हाल ही में सफल तरीके से परीक्षण की गई अग्नि प्राइम मिसाइल की मुख्य विशेषता क्या है?
अग्नि प्राइम एक नई जेनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये कैनिस्टराइज्ड है, यानी इसे आसानी से ले जाया जा सकता है। हाँ, ये कैनिस्टराइज मिसाइल भंडारण और संचालन में अधिक लचीलापन प्रदान करती है, जिससे इसकी सामरिक क्षमता बढ़ती है। इस अग्नि प्राइम मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? अग्नि प्राइम की मारक क्षमता लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच में है, जो इसे मध्यम दूरी की मिसाइल बनाती है। ठीक है, अग्नि प्राइम एक कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है। स्टैटिक जीके के लिए याद रखना, भारत के मिसाइल प्रोग्राम को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ऊंचाई दी थी। निधि, 7वां सवाल पर्यावरण से ग्लोबल मीथेन प्लेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्लोबल मीथेन प्लेज का मुख्य उद्देश्य 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को 2020 के स्तर से कम 30% तक कम करना है। बिल्कुल सही कहा। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए GMP इसके उत्सर्जन कम करने पर केंद्रित है। राकेश, क्या भारत ग्लोबल मीथेन प्लेज का सदस्य है? नहीं, भारत ने अभी तक GMP पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि वो अपने राष्ट्रीय स्तर पर मीथेन कटौती के लिए प्रतिबद्ध है। याद रखना जरूरी है कि ग्लोबल मीथेन प्लेज मीथेन उत्सर्जन को 30% तक कम करने पर केंद्रित है। स्टैटिक जीके के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था। 8वां सवाल हेल्थ कैटेगरी से, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? ABDM का मुख्य लक्ष्य देश के प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ ID प्रदान करना है, जिससे उनकी स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित और डिजिटल रहे। बिल्कुल, ABDM का उद्देश्य भारत में एक मजबूत और सुरक्षित डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है, जो सभी हितधारकों को जोड़े। राकेश, इस डिजिटल हेल्थ ID की क्या उपयोगिता है? ये डिजिटल हेल्थ ID व्यक्ति के सभी मेडिकल इतिहास और स्वास्थ्य रिकॉर्ड को लिंक करती है, जिससे वे देश भर में कहीं भी उपलब्ध हो सकें। ठीक है, ABDM एक डिजिटल हेल्थ ID प्रदान करता है। स्टैटिक जीके के लिए आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू हुई थी। 9वां सवाल संस्कृति क्षेत्र से, ओडिशा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। हाँ, ये सूर्य मंदिर अपनी कलिंगा वास्तुकला शैली और 12 जोड़ी विशाल नक्काशीदार पहियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर मानता है। राकेश, कोणार्क सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये सूर्य मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है और इसे एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर को नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। स्टैटिक जीके के लिए खजुराहो मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। हाँ निधि, 10वां सवाल भूगोल से, पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट्स को जैव विविधता हॉटस्पॉट्स क्यों माना जाता है? पश्चिमी घाट में पौधों और जानवरों की अत्यधिक स्थानिक प्रजातियां यानी एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती हैं, यानी वे दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती, इसलिए यह हॉटस्पॉट है। सही कहा, ये पश्चिमी घाट दुनिया के 8 सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट्स में से एक है। राकेश, पश्चिमी घाट किन राज्यों में फैला हुआ है? ये पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों तक फैला हुआ है। याद रखना जरूरी है कि पश्चिमी घाट में अत्यधिक स्थानिक प्रजातियां हैं। स्टैटिक जीके के लिए भारत में कुल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। हाँ निधि, 11वां सवाल बैंकिंग से, शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही यानी PCA फ्रेमवर्क कौन लागू करता है? PCA फ्रेमवर्क को भारतीय रिजर्व बैंक लागू करता है, ताकि वो कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों की निगरानी कर सके। बिल्कुल, ये PCA फ्रेमवर्क कमजोर वित्तीय मैट्रिक्स जैसे कि कम पूंजी पर्याप्तता अनुपात के बैंकों पर प्रतिबंध लगाता है। राकेश, PCA फ्रेमवर्क क्यों महत्वपूर्ण है? PCA फ्रेमवर्क बैंकों की वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा होती है। तो PCA फ्रेमवर्क RBI लागू करता है। स्टैटिक जीके के लिए सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। हाँ निधि, 12वां सवाल खेल के क्षेत्र से, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लक्ष्य जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना और युवा प्रतिभा की पहचान करना है। सही, KYIG युवा एथलीट्स को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है, जिससे भारत की खेल संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। राकेश, KYIG का आयोजन कौन करता है? KYIG का आयोजन युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेल संस्कृति को बढ़ावा देता है। स्टैटिक जीके के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हाँ निधि, 13वां सवाल अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आईसीसी का मुख्य उद्देश्य नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाना है। बिल्कुल, आईसीसी एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो इन गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। राकेश, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी का मुख्यालय द हेग यानी नीदरलैंड में स्थित है। याद रखना जरूरी है कि आईसीसी नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध जैसे मामलों पर मुकदमा चलाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे भी द हेग में है। हाँ निधि, 14वां सवाल सरकारी पहल से। ई-नैम यानी एनएएम का उद्देश्य क्या है? ई-नैम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का उद्देश्य किसानों को कृषि उत्पादों की बिक्री हेतु एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जिससे उन्हें बेहतर मूल्य मिले। हाँ, ई-नैम विभिन्न कृषि उपज मंडियों यानी एपीएमसीज को एक साझा ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। ई-नैम पहल किस मंत्रालय के तहत आती है? ई-नैम कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आता है, जिसका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना है। तो ई-नैम किसानों के लिए एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। स्टैटिक जीके के लिए भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन थे। हाँ, आज का अंतिम सवाल ये है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है और इसका फोकस क्या है? विश्व खाद्य प्रोग्राम यानी WFP का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है और इसका फोकस दुनिया भर में भुखमरी को खत्म करना है। बिल्कुल, WFP संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो आपातकालीन स्थिति में खाद्य सहायता प्रदान करती है। WFP का लक्ष्य भुखमरी को खत्म करना है। राकेश, WFP को नोबेल कब मिला था? WFP को 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। सही है, WFP का मुख्यालय रोम में है और इसे 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। स्टैटिक जीके के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN की स्थापना 1945 में हुई थी। वाह निधि, आज तो तुमने 15 के 15 करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके फटाफट याद कर लिए। इन 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हमने एक मजेदार डिस्कशन में कवर कर लिया। मैं आशा करता हूं कि इन तथ्यों से आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। हाँ राकेश, मजा आ गया और रिवीजन भी हो गया। हमें इसी तरह रोजाना करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहिए। बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस पूरे डिस्कशन की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। अपनी तैयारी जारी रखें, हिम्मत न हारें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।